हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या देखने वाले भाई, कक्षा 12वीं इतिहास की बच्चों 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते चलो भाई फटाफट। मौर्य समाज के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है भाई कि मौर्य समाज की जानकारी हमें कहां से मिलता है, ये चीजें हमें बताना है सिंपल सा, ठीक है। तो मौर्य समाज के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें प्रमुख है, कौन कौन से स्रोतों से पता चला भाई हमें मौर्य समाज के बारे में, हम कहां से जानते हैं। एक तो भाई अपन जानते हैं पुरातात्विक प्रमाण से, ठीक है। पुरातात्विक प्रमाण में मूर्ति कला, समकालीन रचनाएं, कौटिल्य अर्थात चाणक्य के अर्थशास्त्र, विभिन्न अभिलेख इत्यादि से हमें मौर्य समाज के बारे में पता चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि मौर्य शासकों का उल्लेख जो है जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत के वाइमस में भी मिलता है। ये चीजें अब बता दी। यहां पर थोड़ा पर मिर्च मसाला लगा रहे हैं कि भाई हमें मौर्य समाज की जानकारी अगर नहीं भी पढ़े तो हम बोल सकते पुरानी चीज है, एकदम पुराना चीज है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अपन बोलेंगे कैसे, मैं तो नहीं बोलेंगे ना गूगल से देखे भैया ना, या बुक से देखे ना। अपन बोलेंगे, हम सीधे बोलेंगे कि मौर्य समाज की जानकारी जो है पुराने मूर्ति कला दिया है, समकालीन रचनाएं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। और विभिन्न अभिलेख मेन है बच्चों, क्या करते थे, पत्थरों में बड़ा बड़ा पत्थर होते थे उसमें लिखवा देते थे। तो मूर्ति कला हो गया है ना, यहाँ पे लिखा है मूर्ति कला, रचनाएं हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, अभिलेख हो गया, तथा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन बौद्ध धर्म के ग्रंथों इत्यादि से मौर्य समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से। और संस्कृत के वाइमस में भी इसको मिलता है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। इतनी चीजें आप तो लिखोगे भाई, है ना, पुरानी बात है इस हिसाब से। यद्यपि सभी स्रोत अत्यंत उपयोगी, परंतु पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख मौर्य समाज के इतिहास की रचना के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब सबसे बड़ी जो जानकारी हमें मौर्य समाज के बारे में मिलती है वो अभिलेख से है। किनके अभिलेख बच्चों, अशोक के अभिलेख से है। तो इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पे लिखेंगे, सर्वाधिक उपयोगी है, विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। अशोक ऐसा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारों एवं प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से ही किया। तो पूरा का पूरा हमारा श्रेय तो क्लियर है बच्चों, जो भी जानकारी मिला हमें किनके, अशोक के अभिलेखों से मिले भाई। फिर नेक्स्ट वन है, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता था, ये आप लोगों को बताना है। तो मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक जो पिता की संपत्ति होते थे, सभी पुत्रों को समान अधिकार था, है ना। पुत्रों को समान अधिकार था, मतलब मान लो 4 बेटे हैं तो चारों को समान अधिकार था। परंतु जो बड़े बेटा होता था बच्चों उसको अधिक, मान चलो ये बड़ा है, ये वाला ये बड़ा है ना, ये तो इस बड़े बेटे को थोड़ा सा ज्यादा उनको धन दिया जाता था। लेकिन यहीं पर अगर मान के चलो ये 4 बेटे और 1 बेटी, तो इस बेटी को वहां पर कोई धन नहीं दिया जाता था, कोई अधिकार नहीं था। उनको क्या किया जाता था, जो विवाह के समय दहेज दिया जाता था वही उनका क्या होता था, स्त्री धन होती थी। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। फिर इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, कथन की संक्षिप्त व्याख्या करो। पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं मैं, इब्न बतूता को यात्राओं से ना तो घबराहट होती थी और ना ही थकान होता था भाई। उसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्षों तक उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के कई भागों में यात्रा की। इस कारण से हठीला यात्री कहा जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार की बाधा आने पर, खुद बीमार होने पर भी वो वापस नहीं लौटे थे। कनकूत प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं, इस चीज को आपको बताना है बच्चों, कनकूत प्रणाली के बारे में। तो अकबर के शासन काल में कनकूत प्रणाली राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी, ठीक है। अकबर के शासन काल में कनकूत प्रणाली जो है राजस्व निर्धारण की प्रणाली थी। हिंदी में कन का जो अर्थ है अनाज और कुत का अर्थ है बच्चों अनुमान। तो अनाज का अनुमान लगाना ही कनकूत प्रणाली कहा जाता है। उसके आधार पर बच्चों राजस्व जो है लिया जाता था। कनकूत प्रणाली मतलब एक अनुमानित, हाँ भाई इतनी अनाज हमारी उत्पन्न होगी, उसके आधार पर ही राजस्व लिया जाता था, वो होती है कनकूत प्रणाली। फिर इस
फसल को 3 प्रकार मतलब कलकुत प्रणाली के आधार पर फसल को 3 प्रकार में बांट देते थे, बहुत अच्छा फसल, सहायक फसल और खराब फसल करके। क्लियर है? फिर इस प्रकार संदेह को दूर किया जाता था, प्राय अनुभव से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से अच्छा परिणाम प्रदान करता था। इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वन है छत्तीसगढ़ के 3 प्राकृतिक खंड कौन कौन से, इस चीजों को आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित 3 प्राकृतिक खंडों में बांटा गया बच्चों। पहला क्या है भाई, उत्तर में सतपुड़ा की उच्च भूमि, मध्य में महानदी तथा उसकी सहायक नदियों, फिर दक्षिण बस्तर में पठार, ये लिखेंगे। फिर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की कोई 3 कारण आपको लिखना है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के 3 कारण। तो 3 कारण भैया निम्नलिखित है, क्या क्या लिखना है भाई, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, फिर आप लिखेंगे सुरक्षित एवं अभेद्य राजधानियां, ठीक है। फिर थर्ड लिख सकते हैं आप लोग, योग्य शासक थे, खनिज भंडार थे वहां पे, ये आप हेडिंग डाल के वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर आर्थिक संपन्नता, फिर शक्तिशाली सेना का होना जिस वजह से वो क्या हुआ, उनका विस्तार हो सका। फिर नेक्स्ट वन है महाभारत के महत्व को संक्षेप में लिखना है, वो भी कोई 3 महत्व। पहला, धार्मिक और आध्यात्मिक स्रोत पता चलती है महाभारत से। दूसरा, नैतिक और दार्शनिक शिक्षा मिलती है। तीसरा, मानवीय रिश्तों का चित्रण हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9 क्या बोल रहा है बच्चों, सती प्रथा के कौन कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, इसको बताना है। तो देखो, बर्नियर ने भारत की यात्रा से यह निष्कर्ष निकाला था कि पश्चिम तथा पूर्वी समाजों में महिलाओं से किए जाने व्यवहार में पर्याप्त भिन्नता थी, है ना भाई। मतलब बर्नियर ने देखा कि भारत का जब यात्रा किया तब उन्होंने देखा कि पश्चिम में महिलाओं के साथ अलग व्यवहार होता है, जबकि पूर्व में महिलाओं के साथ अलग व्यवहार होता है। तब उन्होंने देखा कि इस तरीके से वो जो जो चीजें वहां पर देखे महिलाओं के बारे में, जो सती प्रथा वाले, उसकी पति के मृत्यु होने के साथ ही उसको भी जला दिया जाता था। इन चीजों के बारे में यहां आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों आप लोगों का, मुगल कालीन भारत में किसानों की 3 श्रेणियों को संक्षिप्त में बताना है कि मुगल काल में भारत के किसान कैसे थे, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहली श्रेणी थी बच्चों खुद काश्तकार किसान, पाही काश्त किसान और मुकरारी काश्तकार किसान। इस तरीके से आप देख लो, यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करना है। पहले प्रकार के किसान स्वयं की भूमि पर खेती करता था। पहले जो खुद काश्त किसान होते थे, खुद की भूमि पर कृषि करते थे, उसका घर भी उसी गांव में रहता था। यह तीनों में श्रेष्ठ था। खुद काश्तकार किसान जो होते थे, खुद के भूमि पर किसान करते थे, वहीं रहते थे, और ये तीनों में श्रेष्ठ था। ये पहला आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्या बताओगे प्यारे बच्चों आप लोग, पाही काश्तकार किसान करके हेडिंग डालोगे। दूसरे प्रकार मतलब पाही काश्तकार किसान भी स्वयं की भूमि पे खेती करता था, लेकिन वो उस गांव में नहीं रहता था बच्चों। मतलब वो खुद की खेती करते थे, उसी गांव में रहते थे, बट ये क्या थे, ये खुद की खेत पर तो खेती करते, बट उस जगह पे नहीं रहते थे। तीसरा मीन्स मुकरारी काश्तकार किसान, ये क्या करते हैं, ये किसान वह होता है जो स्वयं खेती ना करके मुजारिया कहे जाने वाले व्यक्तियों को किराए पर, मतलब ये स्वयं खेती नहीं करते थे बल्कि किसी अन्य से खेती कराते थे। तो मुकरारी काश्तकार किसान, इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन है भैया, वो क्या है, छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में विभिन्न मतों की समीक्षा करना है कि छत्तीसगढ़ के नाम ऐसा क्या क्या रखा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ किस आधार पर रखे हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। फिर दूसरा आप लोग क्या बताओगे बच्चों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया। फिर गढ़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हो, रतनपुर के अंतर्गत आने वाले गढ़, रायपुर के अंतर्गत आने वाले गढ़, ऐसे कर। फिर छत्तीसगढ़ का नाम क्या रखा, छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश भी रखा गया, तो क्यों बोला गया, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा, इसको आपको बताना है। फिर साहित्य में छत्तीसगढ़ का स्थान कैसे रहा। नेक्स्ट वन है कनिष्क कौन था, इसके बारे में संक्षेप में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो कनिष्क कौन था बच्चों, तो देख लो भैया, कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था, जो क्या हुआ था, जो सन 78वें में क्या हुआ, सम्राट बना और सन 101 ईस्वी तक शासन किया। 78 में बना, 78वें ईस्वी में 101 तक शासन किया। कनिष्क ने चीन को विजयित किया। चीन के 2 राजकुमार भारत आए, जिन्होंने भारत में नाशपाती और आड़ू की खेती प्रारंभ किया। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्हीं के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में क्या हुआ बच्चों, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे, इस बारे में बताना है, ठीक है। अब देखो भाई,
पुराने समय में जो शासक होते थे, मतलब जो राजा बनेगा वो सिर्फ क्षत्रिय बनेगा, क्या इस चीज को बारे में आपको बताना है। तो यह कहना किसी हद तक सही है भाई, है ना भाई, कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे। देश में शुरू से ही वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल थी और चारों वर्णों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए थे, जिसके अनुसार राज्य में राज करने का हक सिर्फ और सिर्फ जो है क्षत्रियो था। जो आर्यों ने क्या किया था बच्चों, आप लोग को पता होगा, हमने प्रीवियस क्लास में देखे कि आर्यों ने 4 वर्णों में बांट दिया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो सबको कार्य के आधार पर बांटे थे। मतलब राज करने का अधिकार, हक सिर्फ किनको था, क्षत्रियों का था। इसलिए ये कथन सही है करके आप लोग यहां पर लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों। फिर नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता के विवरण के किन्हीं 3 दोषों को लिखना है कि इब्न बतूता ने किन चीजों को नहीं बता पाया। ठीक, तो देखो, विदेशी होने के कारण वह भारतीयों की बोलचाल की भाषा में नहीं कर सकता था, बोलचाल की भाषा में बात नहीं कर सकता। अब वो विदेशी था भाई, बोलचाल की भाषा में बात नहीं कर सकता था, तो उनके पास सटीक जानकारी क्या नहीं होगा भाई। अब तो भाई पूछ कहीं गया है, वहां के लोगों से बात ही नहीं कर पाएगा, तो जानकारी कहां कर पाएगा, तो वो सटीक जानकारी नहीं जुटा पाए। दूसरा लिख सकते हैं, अन्य समकालीन यात्रियों के समान इब्न बतूता ने भी घटनाओं को क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया। और मतलब बोल सकते, पहला तो उन्होंने सटीकता से नहीं दिखाया, दूसरा घटना को लाइन से नहीं दिखाया, तीसरा उन्होंने अपने वृत्तांतों में तथ्यों के साथ अफवाहों का भी संभ्रम कर लिया। मतलब अफवाह भी, कुछ गड़बड़ बातें भी उन्होंने अपने किस में रख दिया था, अपने विवरण में रख दिया था। तो ये 3 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, रहट्ट क्या है, यह किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी था, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखो रहट्ट को तो भाई सिंपल सी है, देखो कैसे करेंगे। रहट्ट कुएं से पानी निकालने की प्राचीनतम तकनीक है बच्चों। अब यह सिंचाई का मानव निर्मित कृत्रिम उपाय था। इस तकनीक में 2 बैलों द्वारा चक्करदार घुमाव से गिरदी जैसे बड़े लकड़ी के खंभों में, मतलब करते थे क्या थे बच्चों, आप लोगों ने देखे होंगे, बैलों के द्वारा, बैल ऐसे चलते रहते थे तो उससे पानी निकलता था। ठीक है, तो ये रहट है वही पानी जिस सिंचाई में सुविधा होती थी। छत्तीसगढ़ की 3 प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का वर्णन करना है। तो आप बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सिरपुर है, सिरपुर के बारे में बता सकते हो। ठीक है, ये भोरमदेव हो गया। तो 3 जगह के बारे में आपको अपने मन से किसी भी 3 जगह के बारे में बता। शिवरी नारायण हो गया, फिर अगेन हमारा ये राजिम पहुंच गया बच्चों। राजिम के बाद आपको ले चलते हैं, ये रतनपुर की जगह है, रतनपुर के बारे में बता सकते हैं। अगेन और कौन सा बच्चों, चंपारड़िया हो गया, इसको देख सकते हो। ये 6 जगह है, तो 3 बोला गया। आप किसी भी 3 जगह के बारे में पढ़ लेना है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर पुरातात्विक स्रोतों का इतिहास लेखन के क्या महत्व है, तो इसको देख लो बच्चों कैसे करेंगे। प्राचीनतम भारतीय इतिहास के लेखन में पुरातात्विक स्रोतों का निम्नलिखित महत्व है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, यज्ञ शब्द का आशय स्पष्ट करना है। अल बरूनी के लेखन की 3 विशेषताओं को लिखना है। तो ये 3 विशेषताएं बच्चों आप लोग इस तरीके से तीनों लिख सकते हैं। फिर जप्ती प्रथा से क्या सा है, गुरु घासीदास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवान, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।